हम अभी छंद के गलियारे से गुजर रहे थे, लेकिन अब है कि एक मोनोटनी न व्याप्त हो, इसलिए हमारे बीच संकट मोचक के रूप में आलोक जी हैं। कभी उपेंद्रनाथ अश्क ने कहा था कि गम के लिए पड़ी है अभी एक उम्र अश्क, आओ ये चंद लम्हे तो हंसकर गुजार लें। लेकिन आलोक पुराणिक जी अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और लेकिन के भीतर जो डिवाइसेस हैं उनमें एक कवि भी रहता है, और वो कवि रहता है तो बड़ा चंचल है। उसे पकड़ना, जैसे किसी कवि के बिंबों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इतने चंचल बिंब होते हैं कि अब पकड़ा और फिर कभी उसको लांग कर कहीं और चला जाता है। तो ऐसे आलोक पुराणिक जी हैं, और व्यंग्य में जितने प्रयोग हो सकते हैं। मैं तो श्रीलाल शुक्ल जी का शिष्य रहा हूँ, उनके अधीन काम भी किया है। मैंने देखा कि किस तरह से वे बिल्कुल नहीं मुस्कुराते थे। एक लाइन का सवाल तो एक लाइन का उत्तर, ज़्यादा आप उनसे छूट नहीं ले सकते थे। लेकिन उनके व्यंग्य को पढ़िए तो आप बरबस से मुस्करा पड़ेंगे, राग दरबारी से लेकर जहालत के 50 वर्ष तक। और जाहिर है कि व्यंग्य के वो जो पुरोधा हैं उन्हीं के वंशजों में हैं। जैसे हम सभी व्यास के वंशज हैं, तो इनमें कोई व्यंग्य है किसी में। ये तमाम जो चिंगारियाँ हैं, और व्यंग्य न तो सत्ता को रास आता है न किसी भले आदमी को। सब चाहते हैं ठकुर सुहाती जुड़ी जमात, सुनो ये मजा, मुँह देखी यदि न करो बात तो मिले सजा। तो ये उस तरह की सजाओं का दौर है। तो आलोक पुराणिक जी लिखने का रास्ता कैसे करते हैं, और कैसे आपकी मोनोटनी को, आपके भीतर जो मोनोटनी का निवास है उसको कैसे बेदखल करते हैं अपनी कविताओं से, अपने व्यंग्य की लड़ियों से, अपने गद्य से। और गद्य में जो व्यंग्य के स्फुलिंग हैं अद्भुत होते हैं, उनके लिए कोई रागिनी नहीं चाहिए। तो बहुत स्वागत, अभिनंदन आलोक पुराणिक जी का। सबसे पहले तो निश्चल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ऑडियंस को तो मुझे डबल थैंक यू बोलने का मन कर रहा है कि इससे पहले भी 1 घंटा में उन्हीं के साथ था। तो 2 बार आपको अपनी आदत बना लें। जी जी जी, वो मीर गालिब के इंटरव्यू के साथ भी हम लोग साथ थे। तो धन्यवाद, आप मुझे बहुत लंबे वक्त से झेल रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप हंस रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि ये झेलना एक तरह से तो जी जी। इतनी गंभीर कविताएं आपने सुनी, दोनों आलोक स्क्वायर मेरे आसपास हैं। मैं मूलतः व्यंग्यकार हूँ। व्यंग्यकार दरअसल एक नज़रिया कुछ अलग तरह से रखता है, चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया अलग तरह से होता है। और मैं पढ़ाता हूँ कॉमर्स इकोनॉमिक्स। तो क्लास में एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, और मैं समझता था कि मैं प्रोफेसर हूँ और बहुत ज्ञानी हूँ। तो मैंने उससे पूछा, बेटा बताओ सूरज रोज आसमान में ऐसे ही क्यों निकल आता है? मैंने कितना मुश्किल सवाल पूछा। बोला, सर सूरज रोज आसमान में ऐसे ही निकल आता है। जवाब भी बहुत अद्भुत था उसका। मैंने कहा एक्सप्लेन करो। बोले, सर एक्सप्लेनेशन इसका ये है एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स के ये पूरब से पश्चिम की चक्करबाजी सूरज मुफ्त में नहीं करता है। सूरज जरूर फिलिप्स कंपनी के बल्ब के लिए मॉडलिंग करता है। मैं आश्वस्त हो गया कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही पढ़ रहा है ना। मैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। आप गौर से देखें साहब, सुबह से शाम तक हो क्या रहा है? माल बेचा जा रहा है। अमिताभ बच्चन का मैं एक ऐड देखता हूँ जिसमें बताते हैं कि कल्याण ज्वेलर से जाके ज्वेलरी खरीदो, खरीद ली। अगले ऐड में बताते हैं कि मन्नपुरम फाइनेंस में जाके गिरवी रख दो, गिरवी रख दी। और तीसरे ऐड में बताते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अब आप सोचें कि एक बुजुर्गवार 80 साल के, जिनसे हम दानिशमंदी अक्लमंदी की उम्मीद करते हैं, वो बता रहे हैं कि अपनी माँ बहन के जेवर बेचो और गुजरात में जाके टूर मनाओ। आपको सुबह से शाम तक अमिताभ बच्चन, मेरे ख्याल में लिपस्टिक या डायपर छोड़कर लगभग हर आइटम बच्चन साहब बेच रहे हैं। बच्चन साहब को देख के मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी एक समस्या है, वो समस्या है ही नहीं। 80 साल के बुजुर्ग को इतना रोजगार मिल रहा है तो बेरोजगारी की समस्या है कहाँ। लेकिन जब मैं उनके पुत्र अभिषेक बच्चन को देखता हूं तो मुझे युवा बेरोजगारी की समस्या दिखाई पड़ती है। क्या बात। तो कुल मिला के आप देखें साहब, आदमी या तो माल बेच रहा है या माल खरीद रहा है।
और मेरे बुजुर्ग शायर हैं साहब अकबर इलाहाबादी, मैं उन पर आजकल रिसर्च कर रहा हूँ, तो उनका एक शेर मुझे अद्भुत याद आया कि मैं सोचता हूँ कि हम अपने दौर में ही बाजार को रो रहे हैं। अकबर साहब लिख गए हैं, मुझे भी दीजिए अखबार का वरक कोई, वरक यानी पेज, मुझे भी दीजिए अखबार का वरक कोई, मगर वो जिसमें दवाओं का इश्तिहार ना हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। जो हैं शुमार में कौड़ी के 3 हैं इस वक्त, जो हैं शुमार में कौड़ी के 3 हैं इस वक्त, यही है खूब किसी में मेरा शुमार ना हो। तो अकबर साहब से लेके अब तक मैं आपको एक बाजार से जुड़ा व्यंग सुनाता हूँ, और सुबह से शाम तक हम झेलते हैं। और आप ज़रा कल्पना करें कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया है, टेलीकॉम सर्विस ख़राब हो गई, आपने वहाँ कस्टमर केयर के लिए कॉल किया। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक सेमिनार हुआ, मुझे भी बुलाया गया, मोबाइल कंपनी के चेयरमैन, बहुत लोग आए कि साहब आतंकवाद से कैसे डील करना है। तो साहब मोबाइल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने कहा, साहब मुझे आप मौका दें और मेरा डेमो देखें, और फिर आप कन्विंस हो जाएंगे कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है आतंक का वो परफेक्ट सॉल्यूशन है। उसने सॉल्यूशन ये बताया कि अखबार में ऐड निकाल दीजिए कि आतंकियों को आमंत्रित किया जाता है अपनी मनपसंद बम धमाके करने के लिए। हम सब चकराए, भाई ये क्या बात करने वाले हैं, बोले डेमो देखिए। अखबार में ऐड गया कि आतंकियों को आमंत्रित किया जाता है कि जहां मन चाहे वो ऐड करें। फिर उसने कॉल किया। अब यहां से व्यंग शुरू होता है। मैं अंजलि नमस्कार धन्यवाद आपका स्वागत करती हूं आतंक कस्टमर केयर सर्विस में। आपका स्वागत है। 1 दबाएं अगर आपको दिल्ली में विस्फोट करना है, 2 दबाएं अगर आपको मुंबई में विस्फोट करना है, 3 दबाएं अगर आपको बेंगलोर में विस्फोट करना है। आतंकी कहता है कि 1 दबाकर मुझे दिल्ली में विस्फोट करना है। मैं अंजलि नमस्कार धन्यवाद आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रात में 12 से 4 हम हैप्पी धमाके ऑफर चलाते हैं। 1 की रेट में 3 धमाके फ्री। 1 दबाएं अगर आपको दिल्ली में धमाका करना है, उससे भी आगे 1 दबाएं अगर आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस में धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको जश्न अदब में धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको कुतुब मीनार में धमाका करना है, 4 दबाएं अगर आपको लाल किले में धमाका करना है। अब आतंकवादी थोड़ा परेशान होना शुरू होता है। वो पूछता है, क्या मैं 4 दबाकर दिल्ली के लाल किले में धमाका कर सकता हूँ? नमस्कार धन्यवाद, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी कि 1 दबाएं अगर आपको लाल किले के मेन गेट पे धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको लाल किले के दीवाने आम में धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको लाल किले के दीवाने खास में धमाका करना है, और अगर 4 दबाएंगे तो शाहजहां के बेडरूम में धमाका हो जाएगा। आतंकी परेशान होकर पूछता है, क्या 4 दबा के दिल्ली के लाल किले में शाहजहां के बेडरूम में धमाका हो जाएगा? नमस्कार धन्यवाद बताना चाहूँगी कि 1 दबाएं अगर आपको शाहजहां के बेडरूम के मेन गेट में धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको शाहजहां के बेडरूम की लेफ्ट वाली विंडो में धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको शाहजहां की राइट वाली विंडो में धमाका करना है। अब आतंकी का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। वो कहता है, क्या 3 दबा के शाहजहां के बेडरूम की लेफ्ट विंडो में धमाका हो जाएगा? मैं नमस्कार धन्यवाद अंजलि आपका स्वागत करती हूँ। आप कृपया ये ऑफर अपने मित्र को भी दे सकते हैं, हम आपको कुछ कमीशन देंगे। क्या 3 दबा के शाहजहां के बेडरूम के राइट खिड़की पे धमाका हो सकता है? बिल्कुल। 1 दबाएं अगर आपको कार बम से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको साइकिल बम से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको मोटरसाइकिल बम से धमाका करना है। अब आतंकवादी लगभग पागल होने की वजह, वो कहता है, क्या 3 दबा के मोटरसाइकिल से शाहजहां के बेडरूम की राइट विंडो में धमाका हो सकता है? बिल्कुल। मैं आपकी आगे मदद करना चाहूंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। 1 दबाएं अगर आपको हीरो की बाइक से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको बजाज पल्सर से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको होंडा की बाइक से धमाका करना है। आतंकी अब लगभग पागल हो रहा है। बोले, क्या 1 दबा के रॉयल एनफील्ड की बुलेट से धमाका हो सकता है? बिल्कुल। नमस्कार धन्यवाद। 1 दबाएं अगर आपको लाल रंग की बुलेट से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको काले रंग की बुलेट से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर आपको ब्राउन कलर की बुलेट से धमाका करना है। अब आतंकवादी का ब्लड प्रेशर
बहुत ऊपर चला गया। वो कहता है क्या एक दबा के लाल रंग की बुलेट से शाहजहां के बेडरूम की राइट विंडो में धमाका हो जाएगा? एक दबाएं अगर आपको 700 सीसी की बाइक से धमाका करना है, 2 दबाएं अगर आपको 650 सीसी की बाइक से धमाका करना है, 3 दबाएं अगर 350 सीसी की बाइक से धमाका करना है। आतंकवादी लगभग पागल हो गया। वो कहता है मुझे कुछ नहीं दबाना, मुझे तेरा गला दबाना है। अब अंजलि कह रही है मैं नमस्कार धन्यवाद आपको बताना चाहूंगी ये विकल्प हमारे मेनू में मौजूद नहीं है, दोबारा कॉल करें। कॉल के लिए धन्यवाद। शर्मदार आतंकी ये सुन के आत्महत्या पक्का कर लेगा। नमस्कार धन्यवाद। सर एक और हो जाए थोड़ी सी, ऐसे नहीं समय है? अरे जी जी जी, आपके लिए हम बलिदान देने को तैयार हैं। नहीं, मैं ऑलरेडी समय ले चुका हूं। नहीं कोई बात नहीं, एक और सुनाए उसके बाद। चूंकि एक आपने मेरी सुन ली है तो मैं अब थोड़ी प्रयोग करने की हिमाकत वन लाइनर वगैरह लिखा करते कर जी, वो वन लाइनर भी लिख रहा हूं मैं। एक प्रयोग हमने किया था और वो प्रयोग हमने डाला था हमारे मित्र जिन्होंने आज परफॉर्म किया, मीर और गालिब, उनके साथ हमने प्रयोग किया था अकबर इलाहाबादी पे। तो अकबर इलाहाबादी का इंटरव्यू अगर हम लें और वो आज के हिसाब से लें तो वो क्या होगा, इस पर थोड़ा सा मैं बहुत छोटा सा आपके सामने रखूँगा कि अकबर इलाहाबादी साहब मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा कि साहब बताएं कि आपके वक्त की तालीम क्या थी और हमारे समय की तालीम क्या है, कुछ इस पे आप कहें। तो अकबर ने कहा जी पहले बीए करके बेरोजगार होते थे, अब एमबीए करके बेरोजगार होते हैं। और ग्रेटर नोएडा में साहब मैंने नोट किया कि एमबीए और इंजीनियरिंग की डिग्री देने वाली इतनी दुकानें हैं जितनी तो वहाँ गोलगप्पा बेचने वालों की दुकानें नहीं हैं। और मज़ा ये गोलगप्पा बेचने वाले ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा साहब आप एक गोलगप्पा इंजीनियरिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। अकबर साहब ने शेर सुनाया, हम क्या कहें अहबाब, अहबाब यानी दोस्त, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, हम क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। अब साहब सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया है। तो एमबीए होके बेरोजगार हुए और मर गए। मैंने कहा अकबर साहब आपके वक्त की क्या धर्म पे बहुत लफड़े झगड़े हुआ करते थे। तो अकबर साहब ने जो शेर मुझे सुनाया वो हम सब के लिए लेसन है। मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। पूछा कि अकबर है आदमी कैसा, हंस के बोले वो आदमी ही नहीं। मैंने कहा अकबर साहब कैसा लग रहा है दिल्ली शहर? बोले साहब दिल्ली शहर क्या, अब तो यहाँ आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है। उन्होंने शेर सुनाया कि जिंदगानी का मजा मिलता था जिनकी बज़्म में, उनकी कब्रों का भी अब मुझको पता मिलता नहीं। मैंने कहा हुजूर इस शहर में तो साहब ज़ौक़ और दाग की कब्र भी तलाशना बहुत मुश्किल है। बोले साहब मैं तलाश के पहुंच गया ज़ौक़ की कब्र, वहाँ पर मोबाइल रिचार्ज सेंटर खुल गया है। उन्होंने कहा साहब कि चाइनीज़ फ़ोन पे हमारा एक शेर सुने। उन्होंने शेर सुनाया, हुजूर बखुदा हिंद के पुर्जे भी गज़ब ढाते हैं। ये उन्होंने कहा बखुदा हिंद के पुर्जे भी गज़ब ढाते हैं, ये गलत है कि विलायत ही का माल अच्छा है। तो मैंने कहा साहब आपके शेर में थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं, बखुदा हिंद के मोबाइल गज़ब ढाते हैं, ये गलत बात है कि सिर्फ चीन का माल अच्छा है। मैंने कहा कि साहब आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूं कि आज की पॉलिटिक्स पे आपका क्या कहना है। बोले साहब शेर सुने कि पॉलिटिक्स का हाल तो यह है कि आप जितने ईमानदार पॉलिटिशियन से पूछें तो उनका जवाब ये होता है कि ईमान की तुम मेरे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात
तो मैंने कहा साहब ईमान की तुम मेरे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म पे इससे बड़ा सैटायर और व्यंग अकबर साहब क्या, उनके बाद किसी ने क्या किया। इसके बाद मैंने कहा अकबर साहब कि आखिरी बात मुझे और बता दें कि आज के वकीलों पे क्या कहेंगे, और वकील अगर कोई यहाँ हो तो प्लीज़ नाराज़ ना हो, ये अकबर इलाहाबादी कह गए हैं। वो शेर ये बोले कि साहब पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुए वकील तो इब्लीस ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। सारे वकीलों के बाप शैतान हैं। इसी के साथ अकबर साहब को याद करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।